हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कंप्लीट। इस एक वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशन को कवर करेंगे बिल्कुल कम टाइम में। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज ए स्पेस अराउंड द मैग्नेट एंड करंट कैरिंग वायर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, ये मैग्नेट है और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का ऐसा स्पेस जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मास के अराउंड जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का जो स्पेस होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर कंपास निडल ले जाओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन तो होगा, उससे पता चलता है कि इन दोनों के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला और सीजीएस यूनिट होती है बच्चों गॉस। मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। और एक गॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एक नोट लिखा है बच्चों, जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज होता है बच्चों, मूविंग चार्ज दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, और करंट कैरिंग वायर जो होता है वो ओनली क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट कैरिंग वायर के पास नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में उतना ही नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होता है। तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो चार्ज अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडीशन है चार्ज का होना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो करंट कैरिंग वायर के पास नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। इसलिए करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। करंट कैरिंग वायर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। सबसे पहला केस है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो स्ट्रेट वायर की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये करंट है, एक वायर है करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? राइट हैंड के थंब को ले जाना है करंट की तरफ, हथेली अंदर की तरफ जा रहा है, पाम अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। तो हम इधर करंट की तरफ, पाम अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है क्रॉस से। क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर बात क्यू की किया जाए तो आपको राइट हैंड के थंब को ले जाना है करंट की तरफ, हथेली किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, तो क्यू पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड। और आउटवर्ड मैग्नेटिक को डॉट से दिखा दे, डॉट बी मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड और क्रॉस मतलब इनवर्ड, यानी कि कैसा? कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सब बनेगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा बहुत सारा, सबका सब ऐसे अंदर जाकर के ऐसे बाहर आएगा, यानी कि सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। उसी तरह से अगर ये वायर है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो राइट हैंड के थंब को करंट की तरफ, हथेली किधर गया? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इधर क्रॉस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से आप स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, जिसमें थंब किधर जाएगा? मैग्नेटिक करंट की तरफ, और हथेली का जो डायरेक्शन होगा, पाम का डायरेक्शन, वो आपको बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
और बच्चों एक और बात याद रखना है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप कोई P पॉइंट और एक पॉइंट है Q पॉइंट, तो आपसे पूछा जाए कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो जो पॉइंट वायर के नज़दीक होगा, जैसे ये R1 है, ये R2 है, जो पॉइंट वायर के नज़दीक होगा वहाँ पर का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा, और जो पॉइंट दूर है वहाँ पर के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डिस्टेंस फ्रॉम वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लीजिए। हमारे पास दो वायर है, फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। हमें दोनों वायर की वजह से P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बताना हो तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वायर की वजह से P पॉइंट पे। तो थंब वो करंट की तरफ, हथेली की तरह है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी B1 का डायरेक्शन होगा बाहर, बाहर मतलब डॉट। उसके बाद इसी P पॉइंट पर इस वाले वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। देखिए करंट ऊपर, हथेली किधर जा रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड जा रहा है, तो सेकेंड वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा, आउटवर्ड, यानी B2 भी क्या होगा, आउटवर्ड। ये हो गया। अब बात करते हैं Q पॉइंट का। तो Q पॉइंट पे फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, थंब गया करंट की तरफ और हथेली किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर किधर होगा, इनवर्ड, यानी कि B1 का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। इनवर्ड कहे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। बट सेकेंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखिए आउटवर्ड होगा अभी भी, क्योंकि करंट इधर है तो हथेली किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सेकेंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस Q पॉइंट पे क्या होगा, आउटवर्ड, यानी कि B2 का डायरेक्शन होगा डॉट, यानी आउटवर्ड। अब बात करते हैं R पॉइंट पे। तो R पॉइंट पे फर्स्ट वायर का करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, यानी कि B1 का डायरेक्शन होगा क्रॉस, यानी कि डॉट। क्रॉस मतलब कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड वायर की बात करें तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड R पॉइंट पे किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस, अब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब डॉट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या होगा, तो दोनों ऐड होगा, यहाँ पर भी दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर का मैग्नेटिक किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, तो इस पे और इस पे ज़्यादा होगा, बट इस पे जो मैग्नेट Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों के मुकाबले कम होगा, क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट निकालने के लिए आपको माइनस करना होगा, यहाँ नेट निकालने के लिए ऐड करना होगा, यहाँ नेट निकालने के लिए भी ऐड करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कर्व वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे। अब देखिए बच्चों, आपको इसको जब एक बार में समझना है तो आप बेटा बार बार इसे रिपीट करके देखा करें, एकदम क्लियर, क्योंकि डायरेक्शन निकालना अगर आपको अच्छे से आ गया तो आगे इस पूरे चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, इस वायर की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हमें राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाना होगा करंट की तरफ। तो ये चारों फिंगर को हमने करंट की तरफ ऐसे रखा, तो थंब हमारा किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यानी चारों फिंगर को ऐसे करके कर्ल करना है, करंट की डायरेक्शन में चारों फिंगर को ले जाना है, और थंब बता देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर्व वायर में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। बार बार रिपीट करके देखना अगर समझना है तो। अब इस वायर की बात करें तो इसमें करंट ऐसे है, तो थंब को ले जाओ, चारों फिंगर को ले जाओ करंट की तरफ, तो थंब देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इसमें नीचे की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इस वायर की बात करें तो इसमें करंट ऐसे करके आ रहा है, चारों फिंगर को ऐसे करंट की तरफ ले आओ, तो करंट ऐसे करके आ रहा है, तो करंट ऐसे आएगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ। तो इस कर्व वायर की वजह से आपको करंट को ले जाना है, चारों फिंगर को ले जाना है करंट की तरफ, थंब बता देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर इसका बात करें तो इसमें क्या है, देखिए चारों फिंगर को ले जाओ करंट की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, देखिए चारों फिंगर करंट की तरफ, तो थंब किधर गया, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। इनवर्ड कहे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बात करें तो चारों फिंगर ऐसे लाओ, तो ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, चारों फिंगर करंट की तरफ, ऐसे घुमाओ कर्ल करो, तो थंब किधर आ गया, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट, यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझना है तो आप बार बार उसे रिपीट करके देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, ये बायोट सावर्ट लॉ।
ये लॉ होता क्या है, इस लॉ के हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो किसी पॉइंट पे। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो इस लॉ के हेल्प से आप किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो। ये होता क्या बायोट समझ लिया, मैंने एक लॉन्ग वायर ले लिया XY जिसमें करंट क्या था I, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया जिसका लेंथ है DL और करंट क्या है I। तो IDL मतलब होता है करंट एलिमेंट, इसलिए जो IDL लिखा हुआ है IDL का मतलब है करंट एलिमेंट, याद रखिएगा इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो बायोट एंड सावर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जो इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इस R के साथ, तो स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल। तो ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है कुछ बातों पे डिपेंड कर रहा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड DB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये ऑब्जर्व किया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था IDL, यानी जितना ज़्यादा IDL का लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद DB क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी जितना ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू होगी, यानी थीटा जितना ज़्यादा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, और थीटा जितना कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम। और DB देखा गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था R² के, यानी ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। इन सब को कंबाइंड किया गया तो DB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन में R², और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R²। एक तो आपको ये रिजल्ट एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे म्यू नॉट को क्या बोला जाता है, म्यू नॉट इज क्या बोला जाता है, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये आपको एज सच याद रखना होगा। अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम में इसी को बोलेगा वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कीजिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, ये DB हमने देख लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में R² आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस R का मल्टीप्लाई कर देना है और R का नीचे डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये हो जाएगा IDL एक साथ लिख दो, ये वाला R एक साथ लिख दो, साइन थीटा एक साथ लिख दो, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा R³। तो ये हो जाएगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। अब हम सब जानते हैं AB साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के। तो उसी तरह से IDL R साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये A वेक्टर हो गया और ये B वेक्टर हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा R³। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया, DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन में R³। ये वेक्टर फॉर्म में भी आपको रिजल्ट को ड्राइव करना पड़ेगा। अब ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि डायरेक्शन हमने पहले बता दिया, करंट इधर है तो DB का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। ये तो सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे जो DB निकला है। अब एक और चीज देखिए, जो A क्रॉस B वेक्टर होता है वो A के भी परपेंडिकुलर होता है, और साथ साथ A क्रॉस B वेक्टर जो होता है वो B के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो गिवन दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देख लीजिए, ये A वेक्टर है और ये है B वेक्टर। तो जब हम 11th में A क्रॉस B निकालते थे तो A पे हाथ रखते थे, B की तरफ चारों फिंगर घुमाते थे, थंब किधर गया, ऊपर। यानी ये जो मार्कर है ये A क्रॉस B का डायरेक्शन है। तो अब इस मार्कर को गौर से देखिए, मार्कर A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी। तो उसी तरह से ये जो DB वेक्टर होगा ये IDL के भी परपेंडिकुलर होगा, साथ साथ R के भी परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ आप एकदम अच्छे से याद रखना, आगे एप्लीकेशन में बहुत काम आएगा। तो लिख दीजिए DB वेक्टर जो होगा वो
परपेंडिकुलर होगा आइडियल वेक्टर के भी, और साथ साथ डीबी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, आर वेक्टर के भी। और ये जो थीटा है यही आइडियल और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ये भी लिख दीजिए, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन, यानी एग्जाम में जब ये आए बायोट सावर्ट लॉ तो कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको अच्छे से बना कर लिखना, तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे। थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो आप डीबी का डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, जो आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही डीबी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज अलोंग, किसके अलोंग हो जाएगा, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वही डायरेक्शन होगा डीबी, यानी कि परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एज वेल एज आर वेक्टर। बच्चों अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट है इस तरफ, करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्मॉल एलिमेंट कट करना होगा जिसमें करंट क्या है I और लेंथ क्या है L, तो इसे हम बोलेंगे IDL, और ये है R, और ये एंगल क्या होगा इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम पहले क्या अप्लाई कर देंगे, बायोट सावर्ट लॉ। तो अप्लाई, देखिए एकदम आसानी से ड्राइव हो जाएगा, अप्लाई बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, जो डीबी होता है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा गौर से देख लीजिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री अपॉन में R²। ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अब हमें तो पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना होगा। फिजिक्स में छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन 90 तो 1 हो गया अपॉन में R²। डीबी का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन हो जाएगा B, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में R², ये बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया DL। जब हम इस DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरकमफ्रेंस आ जाए, DL मतलब ये छोटा सा लेंथ, अब इसे ऐड करेंगे, पूरे लेंथ को ऐड करेंगे तो सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो B किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में R² और DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई R से 2 पाई R² था बच्चों, यहाँ पे R² था, एक R कट जाएगा, एक R नीचे बच जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर, कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन में ये 2 पाई से यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक R बचा हुआ था, ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ये है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। और डायरेक्शन की बात करें तो करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, तो डायरेक्शन लिख दिए इनवर्ड। इनवर्ड कहे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस यानी अंदर की तरफ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो होता बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों स्पेशल केस, जो हमने करंट कैरिंग वायर सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो कितना निकला था सेंटर पे, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। अब अगर वो सेमी सर्कल हो, अगर बच्चों सेमी सर्कल होगा तो यहाँ पे 2R की जगह क्या हो जाएगा 4R था, यानी सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, याद रखना होगा म्यू नॉट I अपॉन में 4R हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और सेमी सर्कल का भी आधा हो, क्वाड्रेंट हो तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये इसका भी आधा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा से क्वाड्रेंट की वजह से ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4R का आधा कितना हो जाएगा 8R। यानी ये एंगल कितना था 180 था, ये एंगल कितना था 90 था। इन जनरल अगर एंगल थीटा होगा तो
तो मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे क्या, उसका रिजल्ट याद रख लेना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे 180 अपॉन में 360 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 90 तो 90 अपॉन 360 कितना हो गया, 4 से डिवाइड हो गया। और कोई जनरल एंगल होगा तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री होता है, 60 अपॉन में 360 6 से डिवाइड हो जाएगा। और बाकी डायरेक्शन की बात करें तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी करंट इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी करंट इसी तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, ऊपर, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो कि सेकेंड एप्लीकेशन है बायोट सावर्ट लॉ का, जिसमें हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि कॉइल है इस तरह से 3D और इसके हमें सर्कल पे, यानी कि इस तरह का कॉइल है ये देखिए बच्चों, इस तरह का कॉइल है और इसके सेंटर एक्सिस पे, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, बायोट सावर्ट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल एलिमेंट कट करना होगा। एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ से कट करते हैं, इसका नाम होगा आइडियल, और एक स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ से कट करते हैं, इसका भी नाम होगा आइडियल। अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस होगा r, स्मॉल r। और हमने पीछे देखा, जब हमने बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म किया था, हमने देखा था कि जो dB वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो आइडियल के भी परपेंडिकुलर था, पीछे मैंने बता दिया, देख सकते हैं आप जाके। और ये जो dB वेक्टर है आर के भी क्या था, परपेंडिकुलर। तो चलो यहाँ पे dV वेक्टर आइडियल, तो चलो 3D में वो दिख नहीं रहा, लेकिन साफ साफ R दिख रहा है, ऐसे है। तो जो dV मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो R के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। R के परपेंडिकुलर होगा, तो ये R है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। तो इस आइडियल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये dB, वो क्या होगा, इस R वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर से बना दिया। उसी तरह से यहाँ भी एक आइडियल है तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, ये भी क्या होगा, ये भी R हो जाएगा, और ये क्या है, इसका रेडियस है। तो ये भी क्या होगा, इस वजह से, इस आइडियल की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस R के परपेंडिकुलर होगा। देखो मैंने पहले बता दिया, तो इस R के परपेंडिकुलर ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए 90 डिग्री, ये हो गया dB। अब हमें करना होगा इसे रिजॉल्व। अब हम करेंगे, हमें इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, अब हम करेंगे इसे रिजॉल्व। देखिए अच्छे से रिजॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर में आ सकता है ड्राइव करने को। अब इसे हम रिजॉल्व करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस फाई, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। उसी तरह से ये भी एंगल अगर फाई है तो ये वाला होगा 90 माइनस फाई, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, फाई हो जाएगा। अब इस dV को रिजॉल्व करते हैं, तो जिसके साथ एंगल लगा होगा उसमें कॉस कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ आएगा dB कॉस फाई, और इधर आ जाएगा dB साइन फाई। इसे रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, dB कॉस फाई, और इधर आ जाएगा dB, इसका रिजोल्यूशन इधर, जिसके साथ एंगल लगा उसमें कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं लगा उसमें साइन, dB साइन फाई। तो आप गौर से देखिए, ये और ये तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि dB कॉस फाई कंपोनेंट, dB cos phi कंपोनेंट कैंसल ईच अदर। ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में, तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ किस कंपोनेंट की वजह से होगा, dB साइन फाई कंपोनेंट की वजह से होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, dB साइन फाई कंपोनेंट की वजह से। बट ये तो एक आइडियल की वजह से, हमें तो पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो हमें क्या कर देना होगा, इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्या आ जाएगा, dB हमने देख लिया बायोट सावर्ट लॉ में किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R² इंटू में साइन फाई। अब आप गौर से देखिए,
ये जो कांस्टेंट टर्म सबको बाहर कर देते हैं। तो पहले एंगल देख लीजिए थीटा क्या होगा। बच्चों आप गौर से देखो, ये 3D डायग्राम है, ये ऐसे करके रखा हुआ कॉइल, ये जो कॉइल है ये बोर्ड पे बना हुआ इस तरह से है ये। तो इसका जो आइडियल होगा ये वाला पार्ट है। तो आइडियल का डायरेक्शन होता है जिधर करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये ब्लैक कलर का जो मार्कर मैंने लिया हुआ है ये आइडियल का डायरेक्शन हो गया ब्लैक कलर का। और यहाँ से गौर से देखिए ये है आर। तो देखो ये ब्लैक कलर का जो मार्कर है ये आइडियल का डायरेक्शन है और ये रहा आर। देखो दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये आर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। तो आइडियल और आर के बीच में एंगल कितना होगा 90। तो ये जो थीटा होता है वो आइडियल और आर के बीच का ही एंगल होता है, ये हो जाएगा 90। तो आपको लिख देना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाहर 4 पाई बाहर आई अपॉन में आर स्क्वायर बाहर, साइन थीटा कितना हो गया 90, ये भी बाहर, साइन फाई भी बाहर, अंदर सिर्फ क्या बचेगा dl बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन 91 हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, और साइन फाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन फाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा स्मॉल आर। और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पूरा लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ इस कॉइल का क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियस कितना इसका r। dl का इंटीग्रेशन इस पूरे कॉइल का सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r। तो आप यहाँ से देखिए ये 2 पाई से यहाँ 2 आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फाइनल रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। अब ये स्मॉल आर क्या होगा पाइथागोरस से बताइए, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 और आर की जगह ये लिखेंगे और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आई, यहाँ पे लगा हुआ है 3, तो ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये है बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको एकदम अच्छे से आपको याद रखना होगा। देखो आर ये हो गया और इसका पावर 3 लगाएंगे तो रूट का मतलब 1/2 और 3 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है रेडियस, आई क्या है करंट और एक्स क्या है सेंटर से उस एक्सिस पर P पॉइंट का डिस्टेंस। देखिए बायोट सावर्ट लॉ का थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है। इसका प्रूफ आपको मिलेगा कहाँ पे, इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं करना होता, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ जब करूँगा तो इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ऐसा दोनों का रिजल्ट याद रखना है। अगर वायर लॉन्ग हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आपको याद रखना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये आर क्या है उस वायर से P पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वायर लॉन्ग ना हो, फाइनाइट लेंथ का हो, ये एंगल दे रखा हो दोनों एंगल φ1 φ2, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर और ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस में साइन φ2। ये रिजल्ट दोनों रिजल्ट आपको याद रखना था। ये कंप्लीट हो गया बायोट सावर्ट लॉ का तीनों एप्लीकेशन। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। देखिए चार्ज पार्टिकल क्यों है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है बाय मेकिंग एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स होगा वो 2-3 बातों पर डिपेंड करेगा। इस वी को रिजॉल्व कर दीजिए तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और इसके साथ के जिसके साथ एंगल लगा उसमें cos कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं लगा होगा उसमें साइन कंपोनेंट, ये आ जाएगा v sin थीटा। अब इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो 2-3 बातों पे डिपेंड करेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q के, जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स भी उस चार्ज पार्टिकल पे उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स भी उतना ही चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के, यानी कि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। यानी इस कंपोनेंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन उस पर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वो जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा ही लगेगा। तीनों को कंबाइन कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q V B साइन थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q V B साइन थीटा। K की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q, इसे एक साथ लिख दीजिए VB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा A क्रॉस B होता है, तो VB साइन थीटा क्या आ जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B। और ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, देख लीजिए, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड VB साइन थीटा, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो डायरेक्शन V क्रॉस B का होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना होगा। ये V क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे निकालता वो अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर करता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम V क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे निकालें, यानी फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें। दो रूल है, एक रूल में साफ साफ आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नीचे, तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और ये जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, फादर मदर चाइल्ड, यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट होता है। तो यहाँ पे करंट आपको दिया नहीं रहेगा, आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का मोशन दे रखा होगा, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा करंट उधर ही होगा। तो आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन की तरफ इस वाले फिंगर को रखना। ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब किधर गया ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा, इस पे अपवर्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। उसी तरह से अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो आपको फिर से यही काम करना है, लेकिन अब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा। तो इस तरह हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन जो लेते हैं फादर मदर चाइल्ड, इसमें जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं वो इसके उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। करंट इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब किधर चला गया, इनवर्ड, नीचे चला जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इसमें इनवर्ड। एक तो ये तरीका जो 10th में बताया जाता है। बाकी अब आप 12th में हैं तो आप V क्रॉस B से डायरेक्ट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे इसकी बात करें तो फोर्स का जो डायरेक्शन निकला, जो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो निकालिए V क्रॉस B का डायरेक्शन। वेलोसिटी किधर है, नीचे आ रहा है, यानी कि नेगेटिव Y एक्सिस की तरफ, यानी कि ये हो गया X एक्सिस और ये हो गया Y एक्सिस, ये नेगेटिव Y एक्सिस। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस को बोलेंगे माइनस का जे कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि आई कैप। अब यहाँ से देख लो जे क्रॉस आई, ये होगा के माइनस के कैप के उल्टा है ना, जे क्रॉस आई जा रहे हैं तो उल्टा आ गया तो माइनस के कैप। तो आंसर होगा माइनस ये, और जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप। तो आंसर आ जाएगा के कैप, यानी कि जेड एक्सिस, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है अपवर्ड। अब इसकी बात कर ले अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम काम होगा। वेलोसिटी फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, Q इंटू में V क्रॉस B। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऑलरेडी चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पर Q की जगह नेगेटिव लिखना है, और V का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी माइनस जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है यानी आई कैप। तो इसका तो हमने आंसर निकाल लिया, क्या आया था, के कैप, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा,
माइनस का के कैप, माइनस का के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस यानी नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी रूल फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी देखिए बच्चों, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसका कैसा मोशन होगा। देखिए एक चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर करा, अब इसे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको किसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो मैं तो इस साइकिल से निकाल लूंगा। ये क्या बताया था आपको, i कैप, ये होगा j कैप और ये क्या होगा, k कैप। तो अब यहाँ देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी यानी आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बोर्ड के अंदर, क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर यानी कि माइनस का के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस माइनस का के कैप, तो ये माइनस और आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के होता माइनस जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे यानी आंसर आ जाएगा जे कैप। यानी फोर्स किधर लगेगा, ऊपर वाई एक्सिस की तरफ लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा इस तरफ, जिसकी वजह से अब सीधा ना जा करके ऐसे ना जा करके मुड़ जाएगा, या यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और फिर इसकी वेलोसिटी अब यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। उसके बाद अब गौर से देखिए, अब फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे, फोर्स का डायरेक्शन क्या निकला, जब यहाँ पे ये पहुँच जाएगा तो अगेन v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालिए। अब क्या वेलोसिटी हो गया ऊपर यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ यानी कि j कैप, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर ही है तो माइनस का के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस जे क्रॉस के, माइनस का जे क्रॉस के, माइनस का जे क्रॉस के मतलब क्या हो गया, जे क्रॉस के मतलब आई कैप, यानी फोर्स क्या लगेगा माइनस का आई कैप यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर लगेगा तो अब ये सीधा ना जा करके यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, सेम उसी तरह आप निकाल लेना। इस केस में फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, फिर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इसका इधर रहेगा और फोर्स इस पे इधर लगेगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट कर लेगा एक सर्कुलर पाथ, यानी जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो कैसा रास्ता पूरा कर लेता है, एक सर्कुलर रास्ता पूरा कर लेता है। और इस सर्कुलर रास्ते को पूरे करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो किससे लेता है, मैग्नेटिक फोर्स से। तो हेयर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन में रेडियस, और मैग्नेटिक फोर्स अभी ड्राइव किया qvb साइन थीटा, ये हो जाएगा mv² अपॉन में r, ये हो जाएगा qvb, और यहाँ पे साइन थीटा कितना है, v और b के बीच का एंगल, v है इधर बोर्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, एंगल कितना बन जाएगा 90, साइन 90 हो गया 1, ये एक v से एक v कट गया तो mv अपॉन में r किसके इक्वल हो गया, q इंटू b के, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया mv अपॉन में qb। और m इंटू वी को मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम भी बोला जाता है, तो r इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन में q इंटू वी भी लिख सकते हैं। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है बच्चों, वो भी याद रख लेना, ये होता है अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में qb। तो इतने रिजल्ट को आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये नोट याद रखना, न्यूमेरिकल करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो E होता है, सबको पता है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, m। इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना, मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लेना, m, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को E। और उसी के कंपैरिजन में चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 2e, याद रखिएगा। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा प्रोटॉन का 4 टाइम, यानी 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन क्या होगा, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, सेम, यानी E रहेगा, लेकिन मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगा प्रोटॉन के मास का क्या होगा, डबल होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ m। और बाकी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस का E होता है, ये पता है। और याद क्या रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है, कम। कितना कम होता है वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास प्रोटॉन से हल्का होता है। तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, क्या, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसमें करंट I पास हो रहा है,
जो कि मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब इस पे कितना फोर्स लग गया वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक वायर ले लिया और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू लेंथ इसका वॉल्यूम होता है। तो 1 वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो 2 वॉल्यूम में 2n इलेक्ट्रॉन, तो 5 वॉल्यूम में 5n इलेक्ट्रॉन, तो an वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ALN, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो टोटल चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, ALN, ये हो गया टोटल चार्ज। तो फोर्स ऑन वायर क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा, Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर, ये हो गया। तो F वेक्टर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, Q तो ये निकल गया टोटल चार्ज, ALNE, और यहाँ पे ये हो जाएगा V क्रॉस B, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का है तो वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको आप गौर से देखिए, और हम ये भी जानते हैं, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। तो आप गौर से ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखा, बस L की कमी है, तो आप क्या करो, L का इधर भी मल्टीप्लाई, L का इधर भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो हो जाएगा I इंटू एल, तो I इंटू एल किसके इक्वल हो गया, NEAVD इंटू में L। तो अब इन सब को हटाए क्या लिख सकते हो, I इंटू एल, तो F वेक्टर किसके इक्वल हो गया, इन सब को हटा के लिख देंगे I इंटू में L वेक्टर, और क्रॉस में क्या बचेगा, B वेक्टर। तो ये आ गया फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर इसके डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ILB साइन थीटा, और याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर याद रखने का तरीका BIL, बिल साइन थीटा, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, बिल साइन थीटा। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और थीटा क्या है, लिख लीजिए, थीटा इज, यही सबसे मेन होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन, गौर से देखिए, B और I। यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था QVB साइन थीटा, जो टॉपिक करा था उसमें V और B के बीच का एंगल था थीटा, और यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है, B और I के बीच का। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल है यहाँ पे थीटा। अब इसके फोर्स को, डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे वो हम अच्छे समझते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, इस रूल के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में। दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें थंब बताएगा आपको फोर्स ऑन वायर, 4 फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर बताएगा करंट को, यानी कि फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। जैसे दो, अब देखिए इसको समझने के लिए हमने 2 एग्जांपल ले लिए। जैसे इस वायर में देखिए, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर को ले जाएंगे, करंट की तरफ इसको ले जाएंगे सेंट्रल फिंगर को, तो थंब किधर गया, ऊपर की तरफ। तो थंब ऊपर जा रहा है तो फोर्स किधर लग गया, परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स लगेगा। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, करंट इधर है तो थंब किधर गया, इस तरफ, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी इसे अपवर्ड बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसे बोलेंगे सिर्फ ऊपर की तरफ लग जाता है, इसे बोल सकते हैं अपवर्ड लगेगा फोर्स। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिससे आप किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसे डाला जाएगा तो उसमें फोर्स कैसे निकालेंगे, इसमें थंब बताएगा फोर्स, 4 फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर बताएगा करंट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये VVI टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आता है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे 2 करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, एक C1D1 और एक C2D2, एक में करंट है I1 और एक में करंट है I2। अब हमें निकालना है इन दोनों वायर पे फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स क्यों लगेगा इसको पहले समझिए। केस 1 हमने लिया, फोर्स ऑन C1D1
इन द फील्ड ऑफ C2D2। जब ये C1D1 वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे फोर्स लगेगा जो हमने पीछे निकाला बिल साइन थीटा। तो हमने केस 1 ले लिया, C1D1 पे फोर्स निकालना है किसके फील्ड में, C2D2 के। तो C2D2 का फील्ड कैसा होगा, करंट ऐसे है तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये आपको बनाना है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या है, C2D2। इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर। तो C2D2 वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा जिसका नाम होगा B2, और ये ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा डॉट। अब इस B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है C1D1, तो इस पे फोर्स लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका नाम रख लेते हैं हम F1। पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। हम फोर्स निकाल रहे हैं C1D1 पे तो उस फोर्स का नाम रख देते हैं F1। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का है यानी B2 का है, तो यानी कि यहाँ पे B की जगह क्या आ जाएगा, B2। करंट हो जाएगा इसका खुद का, बस मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर का है तो यहाँ पे B2 लिखा गया। बाकी फोर्स में जो बिल साइन थीटा है, I इसका लेंथ को हम ले लेते हैं पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ के लिए निकाल लेते हैं, L ले लेते हैं, और यहाँ पे I हो जाएगा I1, और साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा बोर्ड के अंदर, बोर्ड के ऊपर है और करंट ऐसे है तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो ये हो गया F1 इज इक्वल टू B2 इंटू में I1। और हमने बायोट सावर्ट लॉ में स्टार्टिंग में ही देखा था, किसी वायर से जिसमें करंट I है और R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। तो ये जो B2 की वैल्यू होगी वो पहले ही निकाल लेते हैं। इस वायर की वजह से R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो म्यू नॉट करंट इसका है तो ये लेंगे I2 अपॉन में 2πr, यहाँ पुट कर देंगे तो फोर्स ऑन C1D1 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr इंटू में I1। यानी फोर्स का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन C1D1। C1D1 वायर पे यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। और पूरे लेंथ के लिए निकालना हो तो क्या करना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है L से, तो ये आ जाएगा टोटल फोर्स ऑन वायर ऑफ लेंथ L। अब हम करेंगे केस 2। अब नेक्स्ट देखो बच्चों केस 2, फोर्स ऑन C2D2 इन द फील्ड ऑफ C1D1। अब C1D1 का फील्ड होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसा बन जाएगा। और इस C1D1 के फील्ड में आपने किसको रख दिया, C2D2 को, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो पहले निकाल लेते हैं, इस C1D1 का करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, यानी B1 का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर होगा, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। पहले हम क्यों ना B1 पहले निकाल ले बायोट सावर्ट लॉ के हेल्प से, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr। अब फोर्स लग रहा है C2D2 पे तो उसका नाम हो जाएगा F2। मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो यहाँ पे लिखाएगा B1। करंट इसका खुद का लेना होगा I2, लेंथ को ले लेते हैं 1, और यहाँ पे एंगल अगेन देख लीजिए 90 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर और करंट ऐसे एंगल बन गया 90। तो F2 इज इक्वल टू B1 ये रहा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr इंटू में I2 साइन 91। तो अगेन सेम रिजल्ट आ गया कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। याद रहे ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr को L से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर ये फोर्स है। बाकी टोटल फोर्स के लिए आपको L से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब बात करेंगे हम दोनों के फोर्स के डायरेक्शन की।
अब देखिए बच्चों डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स का, उसके लिए हमने वही बताया है कि आपको क्या करना होगा, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना होगा। तो पहले निकाल लेते हैं इस पर C1D1 पे फोर्स किधर लगेगा। तो C1D1 किस में रखा हुआ था, पीछे देखते हैं B2 में रखा हुआ था। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर, थंब किधर आ गया, इस तरफ। तो C1D1 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, यानी F1 का डायरेक्शन होगा ये। अब इसकी बात कर लें तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, देख लीजिए पीछे मैंने बताया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अंदर की तरफ, और करंट किधर हो गया, इस तरफ। तो थंब किधर चला गया, इस तरफ। तो फोर्स लगेगा इस पे, इस तरफ। यानी अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, दोनों वायर एक दूसरे को खींच रहा है। बट यही अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, एक में करंट ऊपर और एक वायर में करंट क्या हो जाए, नीचे हो जाए, तो ये जो I1 का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो अंदर ही रहेगा, B1 का जो डायरेक्शन होगा तो वो तो अंदर ही रहेगा। और साथ साथ अब B2 का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर, क्योंकि करंट इधर है तो पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो B2 जो सेकेंड वायर है, जो I2 है, I2 का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही हो जाएगा, यानी B2 का भी डायरेक्शन क्रॉस ही होगा, इनवर्ड। अब देखिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, करंट इधर, थंब इधर गया, तो फोर्स लगेगा इस पे, इस तरफ। और इस वायर की बात कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, थंब गया इस तरफ। यानी फोर्स किस नेचर का हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का। करंट सेम डायरेक्शन में तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव। बाकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे F1 हो, चाहे F2 हो, चाहे सेम डायरेक्शन में हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, वैल्यू सेम रहेगी। μ0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई R इंटू में L, ये रहेगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग लूप है ABCD, और ये मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा और क्यों लगेगा वो हमें बताना है। तो देखिए बच्चों कैसे लगेगा इस पे टॉर्क। सबसे पहले देखिए ये जो AB आर्म है उस पे फोर्स कितना लगेगा वो निकालते हैं। फोर्स ऑन आर्म AB, फोर्स ऑन आर्म AB आर्म पे फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। तो BI और AB का लेंथ हमने क्या ले लिया है, A, तो ये हो जाए BIA। और थीटा यहाँ पे देख लो अगेन 90 डिग्री है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये 90 हो गया। तो फोर्स ऑन आर्म AB क्या हो जाएगा, BIA। अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर की तरफ है, थंब किधर गया, अंदर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये फोर्स हो गया, फोर्स ऑन आर्म AB हो गया। उसी तरह से फोर्स ऑन आर्म CD आर्म पे फोर्स कितना लगे, अगेन वही लगेगा BIL साइन 90 डिग्री। अगेन फोर्स वही होगा, B रहेगा, I रहेगा, इसका लेंथ भी क्या होगा, A ही रहेगा। ये आ गया। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आप गौर से देखिए, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब किधर गया, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब एक आर्म पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ है, एक आर्म पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो ये रोटेट हो जाएगा। तो जो टॉर्क निकालना होगा हमें, टॉर्क का फॉर्मूला, एक में फोर्स लग रहा है इनवर्ड है, एक में आउटवर्ड, तो ये घूमने लगे, रोटेट करने लगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फोर्स तो हमने निकाल लिया, BIA इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को D ले लेते हैं, जो कि अभी हमें निकालना है। अब निकालते हैं। इस AD वाले आर्म को मैं अलग से बना देता हूँ। ये रहा AD वाला आर्म, AD वाले हिस्से को मैंने अलग से बना दिया। अब आप गौर से देखिएगा, AD वाले हिस्से को हमने अलग से बना दिया। एक फोर्स AB पे फोर्स किधर लग रहा, अंदर की तरफ, इस पे फोर्स था, एक फोर्स था इनवर्ड फोर्स, और एक फोर्स था आउटवर्ड, यानी कि एक पे फोर्स था अंदर की तरफ ये, और एक पे फोर्स था बाहर की तरफ ये। तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, गौर से देखिए, ये वाला डिस्टेंस ही क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमें निकालना है। अब हम ध्यान से देखें तो ये जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा।
ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वायर जो ये जो कॉइल दे रखा है ABCD, चारों साइड के भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर AD के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये कोई कॉइल है और ये मार्कर अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये चारों साइड के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो उस आर्म के सारे आर्म के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो AD के भी परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। तो थीटा किसके बीच का एंगल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ये थीटा है तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लगा देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस AD का लेंथ हमने क्या लिया हुआ, B, तो ये हो जाएगा B। तो यहाँ से D निकल जाएगा, D इज इक्वल टू B साइन थीटा आ गया। अब इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू BIA, और D की जगह लिख देंगे B साइन थीटा। तो टॉर्क आ जाएगा हमारा A इंटू B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, तो ये हो जाएगा BIA साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एक टर्न के लिए, और फॉर n टर्न्स, फॉर n कैपिटल N, यानी टोटल टर्न्स अगर n हो, n टर्न्स की अगर बात कर लें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, NBIA साइन थीटा। और याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा से आप याद रख सकते हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे याद रखना थीटा किसके बीच का एंगल है, सबसे मेन यही लाइन आपको याद रखना है कि थीटा किसके बीच का एंगल है। यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यहाँ लिख देता हूँ, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना। ये थीटा है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, I करंट, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये टाउ क्या है, टॉर्क है।